लगाई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि हम एक फाइल आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट कर आप अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो सबमिट करने से पहले ध्यान से देख लिया करो कि कैसे, मतलब आप सही फाइल को अपलोड कर रहे हो या नहीं। अपलोड करके उसको और सबको यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट कर दोगे ये हमारे पास पहुंच जाएगा। जैसे अभी अभी देखो किसकी आईडी से हमने सबमिट किया, ये आकाश ST20 से हमने सबमिट किया। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगी तो ये एक आकाश का भी, ये देख सकते हो आकाश का आ गया ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और आई भदोई। और इसको मैं डाउनलोड करके चेक करूंगी तो वही फाइल होगा जो हमने किया हुआ है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जो है वर्ड फाइल अपलोड मत किया करिए। आप सभी लोग PDF बना के फिर उसको अपलोड करिए, तो इससे हमें चेक करने में आसानी होगी। अब जैसे अभी अभी कितने स्टूडेंट्स ने अपलोड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने अभी तक अपलोड किया हुआ है। जैसे अमृता जायसवाल गोरखपुर की स्टूडेंट है, अगर मैं देखना चाहूँ तो इसने PDF अपलोड किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। ठीक है, कैलकुलेटर नाम की एक क्लास बनानी थी और उसके अंदर एक फंक्शन बनाना था ऐड नंबर नाम का। 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ऐड करना था और फिर उसको यहाँ पे कॉल करके चेक करना था। इसने कॉल करके चेक भी किया है। फिर दूसरा ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन था कि 2 फ्लोट टाइप की वैल्यूज को माइनस करके, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू लिया इसने 50, दूसरी फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया B जिसमें इसने स्टोर किया 36 और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया। ये एक फंक्शन बन गया जो 2 फ्लोट टाइप की वैल्यूज को माइनस करता है। और फिर इसने इसकी टेस्टिंग की, कहाँ पे, मेन फंक्शन में कॉल करके। और क्या नाम था इस स्टूडेंट का क्या नाम था वो, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये हेलो वर्ड बार बार प्रिंट कराना हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी हो बस आप उसी को कॉल करिए। हेलो वर्ड प्रिंट कराना बार बार जरूरी बिल्कुल नहीं है। जैसे 2 फंक्शन बनाने को दिया था, ये भी बनाया है इन्होंने। तो इस तरीके से सारे टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। क्या आप सभी लोग ये बात मेरी समझ रहे हो ना कि कैसे आपको ये टास्क वगैरह सबमिट करना है। अभी सिर्फ और रेगुलर ये मैम मेरा चेक करिए, कौन सा है तुम्हारा, नितिन नितिन विश्वकर्मा, ये है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल तुमने अपलोड किया है। तो ठीक है, वो हम देखना चाहेंगे, तुम्हारा भी देख लेते हैं एक बार कि आप लोगों ने क्या अपलोड किया हुआ है। रेगुलर ये क्लास 150 नियर अबाउट स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन करते हैं और 150 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स अगर टास्क सबमिट करें तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप सभी लोग सारे टास्क जरूर सबमिट किया करिए। ये जैसे इन्होंने बनाया है ऐड नंबर, ये किया हुआ है। फिर कैलकुलेटर 2 इन्होंने बनाया हुआ है, वेरी गुड। F फ्लोट टाइप की वैल्यू इसमें असाइन की है। और फिर ये इसमें दो दो फंक्शन बनाने को इसमें दिया था, 2 फंक्शन नहीं बनाए हो तुम नितिन, इसमें 2 फंक्शन आपको बनाना था। ऐड 3 नंबर, इसमें एक इंटीजर और एक फ्लोट दोनों बनाना था। तो ये थोड़ा सा गलत है इसमें। अब ये गलत होने की वजह से तुम्हारे 10 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ठीक है। तो सभी लोग जो हैं जिनको भी ये लग रहा है कि आज संडे की वजह से क्लास बंद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। संडे को भी रेगुलर आपकी क्लास चलेगी। तो आप जिस भी कॉलेज से हो आप प्लीज अपने ग्रुप में अगर लिंक शेयर कर सकते हो तो कर देना प्लीज। और ताकि सारे ही स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर पाए। पता ही नहीं चलता कहाँ टास्क सबमिट करें, पूजा वर्मा। अब बताओ, लेट से ज्वाइन करोगी तो ऐसे ही तो होगा। हाँ, पता क्यों नहीं चलता। देखो ये टास्क यहाँ पे सबमिट करना होता है, फिर से एक बार बता देती हूँ। 2 डेज टास्क में जाओगे ना, ये तुम्हें हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा और तुम्हें हमारे इस पोर्टल पे भी मिलेगा। यहाँ पे देखो ये टास्क है तुम्हारा एक दिन का, 21 मई का। अब ये वाला टास्क सबमिट करना है तो यहाँ पे ऐसा रेड कलर का बटन आएगा, क्लिक टू सबमिट, इसको क्लिक करोगी और एक फाइल में पूरा टास्क बना के रखो। फिर उस फाइल को सेलेक्ट कर लोगी, ओपन करोगी, तुरंत सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइल्स को सबमिट करते हैं। एवरी स्टूडेंट्स ट्राई टू शेयर द लिंक विद इन द ग्रुप।
जो भी आपके कॉलेज का ग्रुप है। तो मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूंगी कि जो भी प्रोग्राम हमने कल बताया था, जो भी छोटा छोटा हमने टास्क दिया था, तो आप सभी लोगों को वो समझ आ रहा है ना? आपने वैसे तो अब टास्क बना के सबमिट नहीं किया, और ये माफ है, क्योंकि आज पहला दिन है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कैसे सबमिट किया जाता है। लेकिन फोन से कैसे सबमिट करें, वैसे ही आप बहुत सारे पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेके रखो, और कैम स्कैनर और ऐसे बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सारे पीडीएफ को मिला के एक फाइल बना देंगे, उसको सबमिट कर दो। वैसे ही सबमिट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे कि ये सारा जो मैंने आज का टास्क दिया हुआ है, वो आप वो आप जो भी टास्क हमने दिया हुआ है, वो टास्क आपको सबमिट करना है जरूर। ये टास्क आकाश का मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि गलती से मैंने ही सबमिट किया था और ये डिलीट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स को कुछ देखो, जैसे मेजा की लड़कियों ने सबमिट किया है, गोरखपुर की कई लड़कियों ने सबमिट किया है। वेरी गुड गाइस, जिसने सबमिट किया है वेरी गुड, जिसने नहीं सबमिट किया है बहुत बुरी बात है। आप अगर क्लास करने आ रहे हैं तो आप टास्क सबमिट करिए। आज से 2 दिन 3 दिन बाद जो टास्क सबमिट नहीं करेगा उसको क्लास करने भी नहीं देंगे हम। ठीक है। अब देखिए, तो मैं आप लोगों से मैंने कुछ पूछा, वो आप लोग प्लीज बताइए कि अ, मेरा नाम डीवी आ रहा है, डीवी आ रहा है ना दीपक? तो प्रोफाइल अपडेट करो, प्रोफाइल अपडेट कर लो, अपना नाम चेंज कर लो वहां पे। तो सभी स्टूडेंट जो भी अभी क्लास कर रहे हैं, वो इट इज पॉसिबल बाई स्मार्टफोन और नॉट, 100% इट इज पॉसिबल। आप जावा के प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और प्रोग्राम्स बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेके रखो। फिर कैम स्कैनर या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनसे आप एक जो है पीडीएफ फाइल बना लो सारे स्क्रीनशॉट्स का, और फिर उसी को सबमिट कर दो। इट्स इट्स टोटली इजी। आप एक बार एक दिन कर लोगे, फिर आपको हैबिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, कल हम लोग जैसा मैंने बताया कि कैन यू रिप्लाई माई आंसर 100%, वाई नॉट? सागर, क्या पूछा तुमने? मैंने देखा नहीं, एक बार फिर से पूछ लो। तो जैसा मैंने बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे। एवरीवन सबमिट द टास्क, सबमिट द टास्क। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप टास्क सबमिट करिए रेगुलर। मैम मेरा टास्क भी डिलीट कर दीजिए, पूरा करके लगा दूंगा। ठीक है, अभी डिलीट कर दे रही हूँ। चलो, तो अभी डिलीट हो गया तुम्हारा, चाहो तो तुम एक बार फिर से करके उसको अपलोड कर सकते हो। तो हाउ टू क्रिएट माई लॉग इन आई डी, अरे भाई साहब, इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ने आते हो तो रोज ही पढ़ने आया करो। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके लिए। लो, ये मैं भेज रही हूँ। ये मैं एक लिंक भेज रही हूँ, इसको कॉपी करना दीपक, और कॉपी करने के बाद इस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने में जो ईमेल आईडी डालोगे, उसी ईमेल आईडी पे मेल आ जाएगा। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स, हर एक बॉयज गर्ल्स जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, आप सभी लोग कल टास्क अपलोड करेंगे। ये टास्क कल 100+ होना चाहिए। जो आज 8-9 दिखा रहा है, ये कल 100+ होना चाहिए, तभी आपकी क्लास कल की चलेगी। नहीं तो कल की क्लास हम इसको जो है टर्मिनेट करेंगे, और फिर जब आप सभी लोग सबमिट करेंगे टास्क, तभी क्लास चलेगी। ओके। चलो, तो हम लोग कौन सा टॉपिक कल कल क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? बताइए, याद है आप लोगों को क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कल क्या पढ़ा था हमने? हाँ, कल हमने पढ़ा था हाँ वेरी गुड। कल हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स, टाइप्स, वेरिएबल्स नहीं। कल हमने पढ़ा था वैसे तो हमने टाइप ऑफ वेरिएबल बताए थे, लेकिन टाइप ऑफ वेरिएबल को हटा के हमने आपको बताया हुआ था, क्योंकि टाइप ऑफ वेरिएबल में हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, इसकी ज़रूरत थी। तो हमने आपको बताया था कि हम
फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैं आपको, अच्छा चलो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताने के बाद मैं बताऊंगी, दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट इज क्लास, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये दो क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, वो हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बाद। अब कल मैंने आपको बताया था कि जब भी, आप सभी लोग रिप्लाई करिएगा, जब भी हमें एक क्लास के स्टैटिक मेंबर के अंदर, जैसे कि मेन फंक्शन स्टैटिक है, हमें स्टैटिक मेंबर के अंदर किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल करना हो, जैसे किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना हो, किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमें किसी स्टैटिक मेंबर के अंदर किसी नॉन स्टैटिक मेंबर की कॉलिंग करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमें मेन फंक्शन के अंदर अगर किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यस yes. तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम किसका बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम किसका बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं क्लास का, ऑब्जेक्ट हम किसका बनाते हैं, क्लास का। जिस क्लास के मेंबर को कॉल करना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस क्लास के मेंबर को कॉल करना है उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सभी को ये बात क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर हमें किसी भी मेंबर को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर हमें किसी भी मेंबर को कॉल करना है तो हम ऑब्जेक्ट के साथ किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाने के बाद किसी भी मेंबर को कॉल करना है तो हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। वेरी गुड, न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे नगीना यादव, हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ किसी क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए। वेरी गुड गाइस, तो इतना आई होप कि सबको क्लियर है कि जब भी हम लोगों को किसी भी मेंबर को कॉल करना हो तो हमें बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। अब बड़ी आसान तरीके से आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल समझ आएंगे। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमने लिखवाया था आपको तीन टाइप के वेरिएबल्स, हमने ये लिखवाया था तीन टाइप के वेरिएबल्स। पहला टाइप का वेरिएबल पढ़ते हैं। इन दो क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो तब जब आप लोगों ने नॉर्मली टाइप्स ऑफ वेरिएबल वगैरह पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यू कीवर्ड इन मेकिंग ऑब्जेक्ट। यस, न्यू कीवर्ड मैं आपको आगे बताऊंगी कि न्यू कीवर्ड का क्या यूज है। न्यू कीवर्ड, आप कल मैंने बताया था कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक तरीके से एक वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल, क्लास टाइप का वेरिएबल। कल मैंने बहुत क्लियर किया था कि जैसे आप इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हो, जैसे आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हो, वैसे ही हम क्लास टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसी क्लास टाइप के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जो क्लास टाइप का वेरिएबल आपने बनाया, उस क्लास टाइप के वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन सा। पहला, बस लिखती हूँ, इसको मैं हटा दूंगी, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट बनाने का हमने क्या तरीका बताया था, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसे बनाइए, लिखिए क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, और जो कि आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, जो कि कुछ भी नहीं होगा, फिक्स है, और उसके बाद फिर से आप लिखिए क्लास का नाम, इसके बाद लगाइए पैरेंथेसिस, सेमीकोलन लगाइए। ये पहला तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। पहले ही बार में, एक ही लाइन में, ये जो आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखा है ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। ओके, इसका एक और तरीका है, आप लिखिए क्लास नेम, फिर आप लिखिए ऑब्जेक्ट नेम, फिर आप लिखिए ऑब्जेक्ट नेम और सेमीकोलन, फिर दूसरी लाइन में लिखिए ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू स्पेस क्लास नेम। बात समझ आई, दो तरीके हैं। पहला ये तरीका है, एक ही बार में आपने क्लास टाइप का वेरिएबल बनाया और फिर आपने उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बना दिया। पहली बार में आपने पहले एक क्लास टाइप का वेरिएबल बनाया और फिर उस वेरिएबल को आपने रेफरेंस वेरिएबल बना दिया।
लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे पहले एक क्लास टाइप का वेरिएबल बनाया गया और फिर उस वेरिएबल को बाद में क्या बनाया गया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया गया, जिसे हम शॉर्टकट में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का दो तरीका, यहाँ पे क्लास टाइप का सिर्फ वेरिएबल बना। अभी अब आप देखो कि यहाँ पे जो आपने इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जो इक्वल लिखा हुआ है वो ये जो पूरे इक्वल के बाद आपने वैल्यू लिखी है वो वैल्यू किस में जा रही है, इसी ऑब्जेक्ट में तो जा रही है। तो आप डायरेक्टली इस पूरी लाइन को यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने का दो तरीका है, एक तरीका है कि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना देते हैं एक वेरिएबल को, और दूसरा तरीका है पहले क्लास टाइप का वेरिएबल बनाया फिर उस वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बनाया। तो न्यू ऑपरेटर का यूज किया जाता है क्लास टाइप के वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? तो ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। आपसे मेनली कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। हाँ, तो ये पूछता है कई बार। तो जब ये पूछे आपसे तो आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का एक वेरिएबल है, हम उसे क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं, जिस वेरिएबल का यूज करके हम क्लास के सारे मेथड्स को, सारे मेंबर्स को कहीं भी दूसरे प्लेस पे एक्सेस करते हैं। तो बात आती है कि आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका है ये और टाइप मेथड 2 है ये। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। और हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमें पहला जो टाइप पढ़ना था दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल्स। मैं पहले आपको सारे वेरिएबल्स बता देती हूँ, फिर मैं सारे वेरिएबल्स लिखवा दूंगी, आप लोग प्रोग्राम्स करिएगा साथ साथ। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया और क्लास का नाम हमने दे दिया इंस्टेंस वेरिएबल एग्जाम्पल। ठीक है, क्लास का हमने नाम दे दिया इंस्टेंस वेर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे क्लास का नाम है। सेव करते हैं हम इसको और क्लास का नाम देते हैं, इससे आसानी रहती है, और क्लास के नाम से सेव करते हैं बिल्कुल। तो हमने क्लास का नाम लिखा, डॉट एक्सटेंशन यूज किया, जावा, सेव कर दिया। अब ये बन गई हमारी क्लास जिसका नाम है इंस्टेंस वेर एग्जाम्पल। क्लियर? कमेंट कैसे लिखते हैं, कमेंट ऐसे लिखते हैं जैसे हमने लिखा व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल। कमेंट प्रोग्राम में लिखी हुई वो लाइन होती हैं जो कभी भी कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की जाती, वो बस डेवलपर को समझने के लिए होती हैं। अगर आपको कई लाइन में लगता है कि कमेंट कई लाइन में जाएगा, बहुत बड़ा कमेंट है, तो फिर उसको ऐसे लिखते हैं। जैसे देख सकते हो, जैसे ही हमने इसकी स्टार्टिंग की तो सारे नीचे लिखे हुए लाइन्स क्या बन गए, कमेंट बन गए, ग्रीन हो गया तो कमेंट बन गया। पूरी लाइन को कमेंट करना है तो यहाँ क्लोजिंग कर दो, इसके बाद जो लिखोगे वो आउट ऑफ कमेंट होगा, या फिर हमें सिर्फ इतने को कमेंट करना है तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कर दो। ये सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट करने का तरीका है। अब देखो, बात आती है कि हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया, जो वेरिएबल डायरेक्टली क्लास के अंदर बनाए जाते हैं, किसी मेथड के अंदर नहीं, जो वेरिएबल डायरेक्टली किसी क्लास के अंदर बनाए जाते हैं, तो उन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको डिफिनीशन? जिन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली क्लास के अंदर बनाते हैं उन्हीं वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। फायदा क्या है इसका, मैं कह रही हूँ, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, और थोड़ा मैं जल्दी बोलती हूँ इसको। अभी मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने स्ट्रिंग टाइप का एक एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट दिया, और हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया, हमने लिखा इंटीजर a। अब देखो, हमने यहाँ पे एक और मेथड बनाया, हमने लिखा void और मेथड का नाम लिख दिया हमने ऐड
नंबर। ये बन गया हमारा एक और मेथड। और यहाँ पे मैं लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूं द वैल्यू ऑफ ए। बताओ क्या यहाँ पे डिक्लेयर किया गया वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल होगा? क्या यहाँ पे डिक्लेयर किया गया वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे? आप कहोगे नो, क्योंकि हर एक जो वेरिएबल्स बनते हैं उनकी जो लाइफ टाइम होता है, जो भी वेरिएबल्स बनते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है वो सिर्फ अपने स्कोप के अंदर होता है। मतलब वेरिएबल का लाइफ टाइम सिर्फ उस स्कोप के अंदर होता है जिसमें डिक्लेयर किया गया है। बात समझ आई? स्कोप कैसे पता करेंगे? कर्ली ब्रेसेस से। ये देखो ये स्कोप है। इंटीजर ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है ए, उसका लाइफ टाइम सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। जैसे इसके बाहर निकलोगे ए का मतलब खत्म हो गया, ए नाम का कुछ था ही नहीं। तो ए वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो एज ए इंटीजर वेरिएबल। कहां? सिर्फ यहां, मतलब इसके स्कोप के अंदर। आप यहां पे यूज नहीं कर सकते। एक ही फंक्शन में अगर मैं ऐसे लिख दूं, मुझे ये बताना, हमने यहां लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं यहां पे लिखूं ऐसे। अभी बताओ क्या ये वाली लाइन सही है? क्या ये वाली लाइन सही है? एवरीवन रिप्लाई, क्या ये वाली लाइन सही है? सबने कहा यस, ये लाइन सही है। अब बताइएगा क्या ये लाइन सही है? अब बताइए क्या अब ये लाइन सही है? तो कहोगे नो, अब ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि इंटीजर ए का स्कोप सिर्फ यहीं तक है। ये ब्लॉक खत्म हो गया, ब्लॉक उसका लाइफ टाइम भी खत्म हो गया, वो एक्सपायर हो गया, वेरिएबल खत्म हो गया, मेमोरी से गायब हो गया, तो उस नाम का कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से हर वेरिएबल का अपना एक स्कोप होता है, जिसे हम इन्हीं वेरिएबल्स को, जो वेरिएबल्स एक स्कोप के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और सिर्फ उसी स्कोप के अंदर यूज किए जाते हैं, इन्हें हम एक नाम से जानते हैं जिनका नाम है लोकल वेरिएबल्स। दैट इज क्लियर? एक वेरिएबल जिसे हम किसी मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं और सिर्फ उसी मेथड के अंदर, सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर हम उसको यूज करते हैं, तो उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं कौन सा वेरिएबल? लोकल वेरिएबल। क्लियर होगा? अब इस वेरिएबल को हम कहेंगे लोकल वेरिएबल, जिसका यूज आप किसी दूसरे मेथड में नहीं कर पाएंगे। आप कोई दूसरा वेरिएबल, दूसरा मेथड बनाइए। हमने लिखा सबट्रैक्ट नम, दिस इज द अनदर मेथड। हमने इसका ब्लॉक बनाया और लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँ ए। क्या ये सही है? आप कहोगे नो, ये सही नहीं है, क्योंकि ए नाम का जो वेरिएबल था उसका स्कोप बस इतना था, यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हो गया। कर्ली ब्रेसेस के खत्म होते ही वेरिएबल का मतलब खत्म, उसका लाइफ टाइम खत्म। अब अगर आपको यहाँ यूज करना है तो आपको फिर से कि तो आप ए डिक्लेयर कर लीजिए, या फिर आप जो है आपके पास सिंगल ऑप्शन है कि आप ए डिक्लेयर कर लीजिए, आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको हटाइए, किसी दूसरे नाम का वेरिएबल बनाइए, किसी दूसरे नाम से उसको यूज करिए। तो ये है। अब बात आती है कि ये सारे जो मेथड्स हैं, इंस्टेंस प्रोग्राम में कैसे मेथड पहचानते हैं, दिस वाज द टॉपिक ऑफ फर्स्ट दिन में मैंने बताया था। जिस भी नाम के आगे ऐसे पैरेंथेसिस बन जाए वो नॉर्मली मेथड है। अब मैं कहती हूँ कि ये जो क्लास हमने बनाई है इंस्टेंस var exe, तो इंस्टेंस var exe के अंदर कितने मेथड्स बनाए हैं हमने? आप कहोगे 3। कौन कौन से? मेन मेथड, एड नम मेथड और सब्ट्रैक्ट नम मेथड। 3 मेथड्स हमने बनाए हैं। तो अगर मैं एक वेरिएबल यहां डिक्लेयर कर दूं, मैंने लिख दिया इंटीजर ए। अब बताओ इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज राइट और रॉन्ग? तो आप कहोगे कि ये बिल्कुल सही है। वेरिएबल क्लास के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल बना सकते हो, ये सही है। और इन्हीं वेरिएबल्स को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या? इंस्टेंस वेरिएबल। क्लियर है सबको? जिसका नाम है क्या? इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? मैं कहूंगी कि इंस्टेंस वेरिएबल, अगर आपने एक वेरिएबल यहां बनाया इंटीजर ए, तो आप
एक मेथड के अंदर बनाया गया वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उस मेथड के अंदर यूज हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है तो वो वेरिएबल उस क्लास के अंदर बनाए गए हर मेथड में यूज हो सकता है। क्लियर है? अगर हम ये ए बनाएं, अगर हम ये ए बनाएं, इसको इसको मैंने यहां से हटा दिया, इसको मैंने यहां से हटा दिया, मैंने यहां पे लिख दिया a इक्वल्स टू 10। दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल। सभी लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। यहां पे हमने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10 आएगा, एरर आएगा, या क्या आएगा? 10 आएगा। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला क्या आएगा? 10 आएगा। ऑफ कोर्स 10 आएगा, क्योंकि 10 a is a instance variable. Now this variable can be used within all methods that is declared within the same class. तो a वेरिएबल आपने यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, इसका यूज आसानी से आप यहाँ कर सकते हैं। मैं पूछूं क्या यहाँ पे जो ये मैंने लाइन लिखी ये गलत है या इसकी वजह से 10 आंसर आएगा? तो आप कहोगे यस 10 आंसर आएगा, क्योंकि ये गलत नहीं है। a is an instance variable, it can be accessed within the method. क्लियर है? क्लियर है? अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछती हूँ, क्या यहाँ पे मैंने a लिखा, क्या यहाँ पे मैंने ये a लिखा? आप मुझे एक बात बताइएगा कि मैंने अगर मैं ये प्रोग्राम जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अगर मैं उसको रन कराऊंगी तो ऑब्वियसली आप मुझे पहले तो ये बताएंगे सभी लोग कि 10 3 बार प्रिंट होके आएगा या 1 बार प्रिंट होके आएगा? 10 1 बार प्रिंट होके आना चाहिए कि 3 बार प्रिंट होके आना चाहिए? सबने बोला 1 बार प्रिंट होके आना चाहिए। एक लड़की विशाखा ने बोला 3 बार प्रिंट होके आना चाहिए। कल भी तुमने सेम बात बोली थी, तो गलत है। 1 बार प्रिंट होके आएगा। प्रोग्राम में सिर्फ मेन फंक्शन रन होता है या फिर वो फंक्शंस रन होते हैं जिन्हें हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है। कल का वीडियो आप देखिए ध्यान से। तो मैंने बोला कि एक बार सिर्फ एक बार आएगा क्या? 10। एक बार सिर्फ आएगा क्या? 10। अब मुझे आप बताइएगा क्या ये आपने बिल्कुल सही बोला, 1 बार 10 आएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेन फंक्शन के अंदर एक ही लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के अंदर a प्रिंट कराया गया है। तो क्या 10 प्रिंट होके आएगा कि एरर आएगा? क्या हम a को यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। रिप्लाई, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो सबने बोला, अच्छा मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि कर सकते हैं, पर हम कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं। कैसे? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कल ही मैंने अभी आपको बताया इसी वजह से कि अगर मैं बोलूं कि मैं ऐड नम को क्या यहां डायरेक्टली कॉल कर सकती हूं? ऐड नम को क्या मैं यहां डायरेक्टली कॉल कर सकती हूं? कर सकती हूँ? सब लोग कह रहे हैं नो। क्यों कह रहे हो आप नो? जिस तरीके से आप ऐड नम को कॉल कर रहे हो वैसे ही आप ए वेरिएबल को कॉल कर रहे हो, तो फिर गलती कहाँ है? अगर आप कह रहे हो कि हम ए को कॉल कर सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि हम ऐड नम को कॉल कर सकते हैं। क्यों? तो आपने बोला कि ऐड नम को हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टैटिक मेंबर नहीं है। हम एक स्टैटिक मेंबर के अंदर एक नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल नहीं कर सकते। तो फिर वही बात तो यहाँ पे भी आ जाती है कि आप ए को भी यहाँ पे, ए भी तो क्लास का एक मेंबर है, और कैसा मेंबर है? नॉन स्टैटिक मेंबर है। बात समझ आई? ए भी तो एक क्लास का मेंबर है, और कैसा मेंबर है? नॉन स्टैटिक मेंबर है। ये कैसा मेंबर है? वेरिएबल टाइप का मेंबर है। ये कैसा मेंबर है? मेथड टाइप का मेंबर है। तो भाई साहब आप क्लास के, हमने एक लाइन लिखवाया, क्लास के किसी भी मेंबर को, मतलब ना तो वेरिएबल को ना तो फंक्शन को, ए को हम डायरेक्टली यहाँ कॉल नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? अगर हम ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। ये देखिए, ये हुआ इंस्टेंस, ये क्लास, इसका ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया in इक्वल्स टू न्यू, फिर से क्लास का नाम, ये पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। हियर in इज द ऑब्जेक्ट। in इज द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ बताइए हम a को कैसे कॉल करें? a की वैल्यू प्रिंट करानी है मेन फंक्शन के अंदर, बताइए कैसे कॉल करें?
क्या लिखें, सभी को बताना है, क्या लिखें? वेरी गुड, क्षमा तिवारी, अनुज। आईएन डॉट इंट, अरे गधे लड़के, आईएन डॉट इंट लिखने से तुम ये कैसे जो है ये देख सकते हो कि हो सकता है कि एक ही क्लास के अंदर 10 इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए गए, तो तुम्हें कैसे पता कि कौन से वाले इंटीजर वेरिएबल को कॉल करना है? ये क्या बात हुई? दीपक, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, गलत बताया आपने। नितिन वैश्वकर्मा, गलत बताया आपने। तो हमको ए की वैल्यू, अगर सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ए। बात समझ आई? इसका मतलब जब भी आपको इंस्टेंस वेरिएबल को जब भी आपको इंस्टेंस वेरिएबल को किसी स्टैटिक मेंबर के अंदर, संदीप गुप्ता, ये अगर हमारा ए जो होता, ए नाम का अगर फंक्शन होता तो हम इसको ऐसे कॉल करते, अगर ए नाम का वेरिएबल है तो हम इसे ऐसे कॉल करेंगे विदाउट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगा दोगे, ए नाम का फंक्शन बन जाएगा, वो वेरिएबल नहीं रह जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? क्या ये सही है? तो मैं, आप बोलोगे कि नहीं ये सही नहीं है। ये सही होता, कब सही होता? जब हमारे पास ए नाम का मेथड होता और हमें उसको कॉल करना होता, लेकिन ए नाम का मेथड नहीं है, वेरिएबल है, तो हम उसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, ऐसे लिख दोगे ए नाम का मेथड की कॉलिंग हो गई, ऐसे लिख दोगे ए नाम के वेरिएबल की कॉलिंग हो गई। क्लियर है? क्लियर है? तो ऐसे लिखा जाएगा, सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि एक स्टूडेंट ने पूछा, ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि आप बोली हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को हर मेथड में कॉल कर सकते हैं, तो मेथड में 10 को प्रिंट कराने जा रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? यही पूछना चाह रही हो ना, क्योंकि हमने एक बार नहीं 10 बार बताया कि अगर मुझे एक बात और बताना, क्या मुझे यहाँ पे इस मेथड के अंदर अगर ए को कॉल करना है तो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? इस मेथड के अंदर अगर ए को कॉल करना है तो क्या तो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि डायरेक्टली कॉलिंग हो जाएगी? रिप्लाई, रिप्लाई, क्या तो भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि डायरेक्टली कॉलिंग हो जाएगी? वेरी गुड गाइस, तो सबने बोला कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली कॉलिंग हो जाएगी। ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली कॉलिंग हो जाएगी, in डॉट ए से कॉलिंग हो जाएगा डायरेक्ट। यस, यस मैम, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। नो, वी डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, ये देखो, एड नम के अंदर आप डायरेक्टली ए को एक्सेस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नम के अंदर आप डायरेक्टली ए को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक लाइन फिर से रिपीट कर रही हूं, आपने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है ए, जिसकी वैल्यू आपने दी हुई है 10। यहाँ पे अगर आपको इस ए नाम के वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर कॉल करना है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हो ए, वैल्यू मिल जाएगी 10। यहाँ लिख सकते हो ए, वैल्यू मिल जाएगी 10। लेकिन अगर यहाँ पे मेन मेथड में, क्योंकि मेन मेथड एक स्टैटिक टाइप का मेथड है, अगर आपको ए को प्रिंट कराना हो तो डायरेक्टली ए नहीं लिख सकते, वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट डॉट ए, तब जाके होगा। क्योंकि ये ए जो है वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर है क्लास का, नॉन स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक मेंबर के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। इट इज सो क्लियर एवरीवन, क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पे in डॉट ए लिखने से वैल्यू क्या आएगी? 10। हमें अगर क्या करना हो, अगर हमें किसी फंक्शन की कॉलिंग करनी हो तो क्या हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और फिर in डॉट एड नम? क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है? तो आप कहोगे नो, ये सही नहीं है। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना था तो इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाया। ये एड नम जो है वो एक मेथड है और मेथड की कॉलिंग के बाद हम क्या लगाते हैं?
पैरेंथेसिस लगाते हैं, हमेशा हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं ऐड नम के, और ऐड नम को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, उसे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। कब प्रिंट कराया जाता है वो आगे बताएंगे आपको, अभी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। आप अब कौन कौन मुझे बताएगा कि इस, क्या हम ऐड नम को ऐसे कॉल कर सकते हैं, क्या हम ऐड नम को ऐसे कॉल कर सकते हैं? तो आप कहोगे नो, हम ऐड नम के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को रन कराना चाहते हैं तो ऐड नम की कॉलिंग होगी in डॉट ऐड नम, पैरेंथेसिस लगाने से ये ऐड नम फंक्शन बन गया और दिस इज द। कैसे हमें पता कि इंट और नॉन स्टैटिक वेरिएबल है? ऐसे हमें पता, यहां पे लिख देंगे स्टैटिक तो ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया, स्टैटिक नहीं लिखा है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बन गया। ओके, यहाँ अभी मैं स्टैटिक वेरिएबल भी बताऊंगी, यहाँ लिख देंगे स्टैटिक इंट तो ए जो है वो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बन गया, स्टैटिक नहीं लिखा है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बन गया। एक मेथड के पहले स्टैटिक नहीं लिखा है, ऐड नम के पहले हमने लिख दिया स्टैटिक, ऐड नम कैसा बन गया, स्टैटिक टाइप का फंक्शन बन गया, हमने स्टैटिक नहीं लिखा, नॉन स्टैटिक फंक्शन बन गया। समझ तिवारी, ठीक है। अब मुझे कौन कौन बताएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 1/10 आएगा, 2/10 आएगा, कि एरर आएगा, कि क्या आएगा? 1/10 आएगा, 2/10 आएगा, 2/10 आएगा, वेरी गुड। कितनी बार 10 आएगा? 2/10 आएगा, 2/10 आएगा, वेरी नाइस। कितनी बार 10 आएगा? 2/10 आएगा। एक ही लाइन में 10 2/10 आएगा कि अलग अलग लाइन में 2/10 आएगा? ऐसे ऐसे लिख के आएगा 10 10, कि ऐसे लिख के आएगा 10 10? एक ही लाइन में आएगा क्या? अलग? सबने बोला एक ही लाइन, वेरी नाइस, दिस इज लाइक द दिस। तो हम क्या करेंगे कि ठीक है, तो एक ही लाइन में 10 आएगा, 2 बार 10 आएगा। देखो, राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी, रन कराते हैं जावा सी, कंपाइल करना पड़ेगा पहले, और क्लास का नाम इसी नाम से हमने फाइल सेव भी किया हुआ है, तो दिस इज द फाइल नेम डॉट जावा, रन कराया, सक्सेसफुली हो गया रन। अब हमने लिखा जावा और क्लास नेम, और ये बन गया हमारा, ये आ गया आंसर। एक ही लाइन में 2 बार आ रहा है 10 10, इट इज नॉट 1010, इट इज 10 10, 2 बार 10 आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या आएगा? एरर आएगा, क्या आएगा? एरर आएगा। एरर में सीधे सीधे ये लिखा रहेगा कि भाई साहब ए नाम का मेथड हमें नहीं मिल रहा है, ए नाम का मेथड हमें नहीं मिल रहा है। चेक वंस, हमने रन कराया एंड फिर से कंपाइल कराया, और कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। आप क्या ये ए नाम का क्या आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? हमें नहीं मिल पा रहा है। हमने इसको हटाया, हमने in हटा के ए डायरेक्टली ए लिख दिया, क्या आएगा? एरर आएगा। क्या बोलेगा एरर में? एरर में कहेगा कि एक नॉन स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक मेंबर के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। देख लीजिए, हमने रन कराया, कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेस्ट, तो आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है, ऑलवेज यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन डॉट, देन मेंबर नेम। अगर वो मेंबर वेरिएबल है तो सिर्फ उसका नाम लिख दोगे, अगर वो मेंबर फंक्शन है तो उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दोगे। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बतानी है सबको, अगर हमें 10 और 10 को अलग लाइन में प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एलन कहाँ लगाएं? यहां लगाएं कि यहां लगाएं? कौन कौन मुझे बताएगा? ये दिस इज द क्वेश्चन। हमें प्रिंट एलन कहाँ लगाना है? यहाँ पे प्रिंट एलन लगाना है कि यहाँ लगाना है? मैं कह रही हूँ कहीं एक ही जगह लगाना है और न्यू लाइन में आ जाएगा, तो कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है? मेन में लगाना है कि ऐड नम के अंदर लगाना है?
वेरी नाइस। तो सबने बोला मेन के अंदर लगाना है, प्रिंट एल लगा दोगे तो एक लाइन पहले ये 10 प्रिंट होगा, फिर अपने आप कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा, फिर यहाँ से 10 प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट एल। इस तरीके से 10 और 10 दो बार मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट होगा। तो क्या सबको इंस्टेंस वेरिएबल समझ आया? इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर बनाए गए डायरेक्ट वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल जिन्हें आप क्लास का हर मेंबर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन आप स्टैटिक मेंबर के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज द 2 पॉइंट्स अबाउट स्टैटिक मेंबर्स। क्लियर है? अब बात करते हैं एक बहुत पते वाली आप बात समझिएगा। जैसे अगर मैं यहां पे भी डिक्लेयर कर दूं इंटीजर ए और लिख दूं इसकी वैल्यू 50, तो मुझे बताइएगा कि 2 बार 10 आएगा या 1050 आएगा या एरर आएगा या क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? क्या आएगा? 2 बार 10 ही आएगा कि एक बार 1050 आएगा कि क्या आएगा? मैं रन करा के चेक करती हूँ। ये देखो, हमने रन कराया, कंपाइल कराया, रन कराया और सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको फिर से एक बार रन कराया और आंसर आया एक बार 10 और एक बार 50, एक बार 10 और एक बार 50। 10 क्या है? 10 क्या है? मेरी बात अब आपको समझा देते हैं एक बार। मैंने बोला हुआ है कि आप आके जो आपने दुनिया भर का प्रोग्राम लिखा है सब भूल जाइए, सिर्फ आप रन कराते वक्त आंसर क्या आएगा, रन कराते वक्त आंसर क्या आएगा उसके लिए बस और सिर्फ आप देखिए क्या मेन फंक्शन के अंदर लिखी गई कोडिंग। रन कराते वक्त आंसर क्या आएगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप देखिए मेन फंक्शन के अंदर लिखी गई कोडिंग कितना लिखा है, बस उसी पे डिपेंड करता है आंसर क्या आएगा। तो हमने क्या लिखा है? पहले तो हमने पहली लाइन में एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ठीक है ऑब्जेक्ट बनाया तो उससे कुछ हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मतलब हम कुछ प्रिंट कराने जा रहे हैं क्या, तो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ए, मतलब कि इंस्टेंस में कुछ क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया होगा, हम उसको कॉल कर रहे हैं किस वेरिएबल की वैल्यू? ए वेरिएबल की वैल्यू। तो सीधे सीधे यहाँ पे ए वेरिएबल मिल गया, वैल्यू क्या है 10, प्रिंट हो गया 10। अब देखो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, आए हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही आए तो फिर से यहाँ देखा गया कि फिर से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया गया है एक मेथड। अब चला गया वो मेथड को ढूंढने, कहाँ है मेथड, कहाँ कहाँ पे मेथड रखा गया है, कहाँ पे उसकी कॉलिंग है, मेथड मिल गया कहाँ? यहाँ। अब इसकी पूरी लाइंस को रन कराएगा। तो अब इस मेथड के अंदर क्या मिला? इस मेथड के अंदर इसको एक लोकल, अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो ये फिर ए को कहाँ सर्च करता? ग्लोबली सर्च करता। पहले प्रेफरेंस लोकल को दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस ग्लोबल को दिया जाता है। आप कुछ भी ढूंढने जाएंगे सामान तो पहले अपनी एरिया में ढूंढेंगे, जब नहीं मिलेगा तो आप बाहर दूर दराज के मार्केट में निकल जाएंगे। तो ठीक वैसे ही पहले ए नाम का वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की गई, पहले ये अपने एरिया में ढूंढेगा, नहीं मिला तो इसने इंस्टेंस से उठाया, वैल्यू क्या मिल गया 10। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको लोकली अपने ही एरिया में मिल गया ए, तो अब यहाँ पे प्रीफरेंस ये किसको देगा? अपने लोकल वाले को देगा, अपनी एरिया के वेरिएबल को देगा। तो इसका मतलब ये ए किस वाले ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा? इस वाले की, और वैल्यू आपको क्या मिलेगी 50। तो यहाँ पे अब 2 बार आपको स्क्रीन पे प्रिंट हुआ दिखेगा, एक बार 10 इसकी वजह से और एक बार 50 इसकी वजह से। ठीक है, ठीक है। अब आ गया कि अब बात आती है कि यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया गया इसी को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया गया इसी को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, इसी को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। किसी भी मेथड के अंदर बनाया गया वेरिएबल हम उसको क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन ना करूं और बिना असाइन किए एक वेरिएबल हमने लोकल बनाया, उसमें वैल्यू नहीं दिया और हमने उसको प्रिंट कराया, बताओ सही है कि गलत है? ठीक है, अब मान लो वैल्यू चेंज कर लेते हैं, चलो ए को हटा के बी कर लेते हैं, ए को हटा के बी कर लेते हैं, बताओ कौन कौन बताएगा? बी वेरिएबल को हमने एक बी नाम का वेरिएबल दिया, उसको हमने वैल्यू नहीं दिया, बी नाम का वेरिएबल बनाया पर वैल्यू कुछ नहीं दिया, और बिना वैल्यू दिए हमने प्रिंट कराया।
एरर आएगी या रन हो जाएगा, जीरो प्रिंट करेगा या कुछ ऐसा होगा, क्या आएगा चलो देखते हैं। तो हमने रन कराया और रन करा के हमने यहाँ पे पहले कंपाइल कराया और कंपाइल करते ही एक एरर आया, कह रहा है कि वेरिएबल बी माइट नॉट हैज बीन इनिशियलाइज्ड। आपने बी नाम का वेरिएबल जो ये प्रिंट कराया है आपने इनिशियलाइज नहीं किया उसको। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है वेरिएबल को वैल्यू देना। आपने इनिशियलाइज ही नहीं किया, बिना इनिशियलाइज किए आप उसको प्रिंट करा रहे। दैट मीन एक पॉइंट नोट कर लीजिए, लोकल वेरिएबल जो आप बनाएंगे उन्हें बिना वैल्यू दिए आप कहीं पे भी किसी फॉर्मूले में या किसी प्रिंट स्टेटमेंट में कहीं पे आप यूज नहीं कर सकते। मतलब लोकली जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं पहले उन्हें वैल्यू देना पड़ता है, तब आप उसे कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। क्लियर है सबको? गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी रशी, ये वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सी प्रोग्रामिंग नहीं है, यहाँ गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ अगर आपने लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है तो एरर आएगी, यहाँ अगर आपने लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है तो एरर आएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमने ए वेरिएबल को वैल्यू नहीं दिया और बी वेरिएबल को चलो वैल्यू दे दिया, बी इक्वल्स टू 10, अब बताओ अब भी एरर आएगी या रन हो जाएगा, जीरो आएगा या गार्बेज वैल्यू आएगी या कुछ आएगा, बताओ। अब भी रन हो जाएगा कि एरर आएगी? हियर इज अ पॉइंट कि एरर नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी, रन हो जाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये देखो हमने रन कराया और फिर से इसको एक बार कंपाइल कराते हैं। रन कराया और कंपाइल हो गया, हमने लिखा जावा और फाइल का नाम ये देखो, रन कराया, एक बार वैल्यू आई 0 और दूसरी बार वैल्यू आई 10। दैट मीन्स यहाँ आपको एक और पॉइंट देखने को मिला कि जब भी हम किसी भी लोकल वेरिएबल को यूज कर रहे हो आपको उसे कहीं पे भी यूज करने से पहले वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिना वैल्यू दिए किसी भी लोकल वेरिएबल को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन बात करें इंस्टेंस वेरिएबल की, तो इंस्टेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाते ही, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही हर इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है। हर एक इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज फॉर इंटीजर डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, फॉर फ्लोट टाइप वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0, फॉर डबल टाइप वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0, फॉर स्ट्रिंग वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू कंपाइलर के द्वारा जेबीएम के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इंट in.a लिखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा क्या? आपको वैल्यू मिलेगा क्या? 0। क्लियर? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? नल किसकी डिफॉल्ट वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की। ये अगर लिख देते स्ट्रिंग सॉरी एस कैपिटल होता है जावा में, अगर लिख देते स्ट्रिंग ए और फिर रन कराओ, जैसे कंपाइल कर लो, जाओ रन करा लो, ये नल आ रहा है ना, ये नल भी एक वैल्यू है। किस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू है कि किस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की वैल्यू। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही हम, ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की वैल्यू, अगर यही फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू होती, सॉरी फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता, वेरिएबल की वैल्यू नहीं होती वेरिएबल होता, तब बताओ आंसर क्या आता? तब बताओ आंसर क्या आता? तो आता 0.0। यस वेरी गुड। तो क्या आता? 0.0। रन करा के चेक कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू तुरंत आएगी। हमने रन कराया और ऐसे ये देखो पहले कंपाइल कराना पड़ेगा हर चेंज के बाद और वैल्यू आएगी 0.0। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दूंगी, ये b को, तब बताओ तब भी 0 आएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। हाँ
इंटीजर टाइप की वैल्यू है, 0 आएगा, 0 आएगा ना, नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे फ्लोट को हटा के 0 नहीं आएगा, एरर आएगी। लोकल वेरिएबल को हमेशा वैल्यू देना पड़ेगा, एरर आएगा तो यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा। अगर यही ए जो होता वो एक कैर टाइप का वेरिएबल होता, अगर यही जो ए है वो एक कैर टाइप का वेरिएबल होता, रन करा के चेक करो, पहले रन कराया फिर हमने इसको रन कराया, तो इसकी वैल्यू होती है स्पेस, उसका एक अस्काई वैल्यू होता है स्पेस। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को जब भी दोगे तो इसकी वैल्यू होगी स्पेस। बुलियन टाइप का बनाओगे तो बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स। अगर यही ए बुलियन टाइप का वेरिएबल होता, रन कराओ, पहले कंपाइल कराया फिर रन कराया, तो वैल्यू इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। तो इस तरीके से जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स बनते हैं, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे हर इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है, किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके ओके। किसी कोई भी ऐसा है, अच्छा जिसको समझ आ रहा है वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो बोलेगा। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है, क्यों, कोई ऐसा है जिसको समझ ये चीजें नहीं आ रही हैं, वेरिएबल्स कॉल करना, कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, क्यों, कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा है, चलो आ रहा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, आपको क्या बोल रहे हो, क्लास के लास्ट में थर्ड क्वेश्चन एक बार समझा दीजिएगा, ठीक है, समझा देंगे, समझा देंगे, ओके। अब देखो क्या होता है, एक एक बात मैं आपको बताती हूँ, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल और इनका कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, लेकिन मैं आपको एक लाइन समझाना चाह रही हूँ, ये कि देखिए जितनी बार आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है ए, ठीक है, आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है ए, अब हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने दिया आईएन, इस आईएन के थ्रू हमने ए को कॉल किया, ठीक है, इस आईएन के थ्रू हमने ए को कॉल किया। जैसे आपने क्लास के अंदर ये वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, क्लास के अंदर आपने ये वेरिएबल्स बनाए, एक वेरिएबल नहीं, आपने 10 वेरिएबल बनाए, 50 वेरिएबल आपने बनाए, तो क्या होगा ना कि जब जब आप कुछ टाइम के लिए नेटवर्क नहीं बता, 5 मिनट पहले जो बताया वो बताती, अरे भाई देखो ठीक है, कुछ नहीं बताया हमने, फिर से देखोगी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पेन ओपन करती हूँ मैं और कुछ समझाना चाहते हैं हम आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि जावा किस में यूज होता है, जावा हर जगह यूज होता है, जावा खुद में एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसका यूज करके आप जो है वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड के साथ भी यूज होती है, और सेम यही प्रोग्रामिंग होती है जिसका यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, पूरी एंड्रॉयड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करती है। तो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट बनाना, कॉल करना, कहीं पे आपको एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कहीं कुछ देखने को मिलेगा। तो जावा एक कह सकते हो मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कई जगहों पे उसको यूज करते हो। तो जावा को आप हल्के में मत लीजिएगा। आप अगर जावा आपको सही तरीके से आती है, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सही तरीके से आता है। आप जावा अगर सही तरीके से आता है, आप सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा ओरेकल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बस अलग अलग कंपनीज हैं। बाकी डॉट नेट एक टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, उसके साथ सी शार्प नाम का प्रोग्रामिंग यूज होता है। सी शार्प को और जावा को बस दो अलग कंपनी ने बनाया है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम सेम होता है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे वहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ कॉलिंग है वैसे वहाँ कॉलिंग है। तो जावा जो है एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो है जावा आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बहुत हुआ है। सी प्रोग्रामिंग तो इजी लगता है, जावा बहुत हार्ड लगता है। लगने का क्या है, लगा करता है समटाइम्स, जरूरी थोड़ी है कि जो लग रहा है वो होगी। देखो अब हम एक बात करते हैं, एक क्लास का क्या हम एक ही बार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं?
एक क्लास का क्या हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? आप कहोगे नहीं। जैसे आप इंटीजर टाइप का, मैं कहूँ क्या इंटीजर टाइप का आप एक ही वेरिएबल बना सकते हो? तो आप कहोगे नहीं, हम इंटीजर टाइप के 50 वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम कहें कि क्या आप एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, हम एक क्लास का एक नहीं, हम 10, 20, 50 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक क्लास का हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब जैसे होगा क्या कि आप जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया हुआ है, आपने एक क्लास बनाया है, और उस क्लास के अंदर, एक सिंपल वे में समझाती हूँ, मान लीजिए आपने एक क्लास बनाया है और क्लास के अंदर आपने क्लास के अंदर आपने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे कि इंटीजर a, b। आपने एक मान लो बुलियन टाइप का भी वेरिएबल बनाया है, आपने लिखा है बुलियन b, नो नॉट b। मान लो आपने बुलियन, आपने लिखा s, ठीक है, आपने लिख दिया स्टेटस, आपने लिख दो s टीचर, s लिख दो। अब इस क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स कितने हैं? इस क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स कितने हैं? तो आप कहोगे इस क्लास के अंदर जो टोटल इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? 3। इस क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं? 3। दिव्या, 2 नहीं 3। एक 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं ए बी, और एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है एस। ठीक है, तो अब देखो बात आती है कि ये जब भी आप लोग एक बात जानते हो कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल के लिए एक मेमोरी बनता है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल का हर वेरिएबल का अपना एक स्पेस है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2 बाइट का स्टोरेज स्पेस लेगा। मतलब 2 बाइट का मतलब है 8 प्लस 8 मतलब 16 बीट। ठीक है, 2 बाइट का जो है मेमोरी स्पेस लेगा। अब वो 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेगा तो हमको पता है जैसे ही हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे मेमोरी में वो अपना स्पेस ले लेता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ही हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही वेरिएबल का मेमोरी इनिशियलाइज नहीं होता है। आपने वेरिएबल बनाया तो ये वेरिएबल का कोई मेमोरी नहीं है, अब ये वेरिएबल खाली पड़ा हुआ है। मेमोरी कब बनेगा? जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब मेमोरी बनेगा। जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब इसका मेमोरी बनेगा। जैसे बात समझिएगा, अभी हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और स्ट्रिंग टाइप का हमने एरे पास किया, एरे स्ट्रिंग टाइप के एरे का हमने नाम दे दिया। ये हो गया, हमने रन कराया, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a प्लस b, रिप्लाई मी, व्हाट विल बी द आंसर? 10, 20, 50, एरर क्या? व्हाट विल बी द आंसर? सबको सही आंसर करना है। दीपक गलत आंसर किया। सबको सही आंसर करना है। क्या होगा? एरर आएगा। प्रतिमा कनौजिया 10, तुम्हें कहीं भी यही 10, यहाँ पे 10 दिख रहा है? सपने में जी रही हो? हाँ, ये कहीं पे भी 10 लिखा हुआ दिख रहा है? ये प्रोग्राम है हमारे पास, कहीं भी 10 दिख रहा है? कहाँ से 10 बोल रहे हो? तो 10 नहीं है, बार बार बता रही हूँ। ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें आप स्टैटिक मेंबर के अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो आप जो है एरर आएगी। एरर आने का मतलब क्या करना पड़ेगा? ए और बी को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट? CLS का ऑब्जेक्ट। CLS C equals to new CLS parenthesis, this is the, here C is the object of CLS class। अब हमें इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम कॉल कर सकते हैं। कैसे? ए को कॉल करना है तो C डॉट ए प्लस C डॉट बी। अब बताओ आंसर क्या आएगा? अब बताओ आंसर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 10, 50, 2 टाइम्स 0 क्या आएगा? 0। 0 प्लस 0 इज 0। वेरी गुड, 0 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, 0 आंसर आएगा। अगर आप सिर्फ लिख दोगे ऐसे a प्लस बी तो आंसर क्या आएगा? एरर आएगा। डायरेक्टली ए और बी को आप एक्सेस नहीं कर सकते। C डॉट ए सही है, C डॉट बी सही है। मैं लिख दूं C डॉट ए इक्वल्स टू 10,
सी डॉट बी इक्वल्स टू 30। अब बताओ क्या आंसर आएगा, अब बताओ क्या आंसर आएगा, रिप्लाई, अब बताओ क्या आंसर आएगा। वेरी नाइस, सबने बताया 40। ईरर दीपक, हर बार गलत बताओगे क्या? हाँ 40 आएगा। देखो पहले क्या हुआ, सी डॉट ए जो है, सी डॉट ए में कोई वैल्यू पहले नहीं थी, तो वैल्यू क्या आया आपका पहले सी डॉट ए, सी डॉट ए। अब सी डॉट ए को हमने एक्सेस किया, सी डॉट ए में कोई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है तो सी डॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर सी डॉट बी की भी वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा। अब तुमने क्या किया, प्लस करने से पहले सी डॉट ए को वैल्यू दे दिया कितना 10, फिर सी डॉट बी को वैल्यू दे दिया कितना 30, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40 होगा, 40 आएगा। इस प्रोग्राम का आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। होता क्या है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ प्रैक्टिकल, ये टेक्निकल टर्म आप इसे कह सकते हो। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया सी नाम का, किस क्लास का, सीएलएस क्लास का। जैसे ही आप सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस क्लास में जितने वेरिएबल्स होंगे उनके लिए अलग अलग स्पेस बन जाएगा। मतलब एक स्पेस बन गया ए के लिए, एक स्पेस बन गया बी के लिए, और एक स्पेस बन गया किसके लिए, एस के लिए। तो अभी अगर हम बात करें क्या ए में कोई वैल्यू है, तो कहोगे कोई वैल्यू नहीं है, 0 है। क्या बी में कोई वैल्यू है, तो आप कहोगे कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, 0 है। अगर मैं कहूँ क्या एस में कोई वैल्यू है, तो कहोगे एस एक बुलियन टाइप की वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, फॉल्स है। अब मैंने क्या किया, ये सी नाम का ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों वेरिएबल है, ए बी और एस। ए बी और एस कहाँ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट एक रिफरेंस वेरिएबल है, रिफरेंस का मतलब होता है रिफर करना, है ना। लोग कहते हैं ना कि उस डॉक्टर को रिफर कर दिया, मतलब उसके पास पहुंचा दिया। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास के हर मेंबर को आप तक पहुंचाता है। अब ये सी है, सी है, सी के अंदर होंगे सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स, मतलब ए बी और एस। पहले इन ए बी और एस में कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, पहले ए बी और एस में कोई वैल्यू नहीं थी। अब हमने क्या किया, सी डॉट ए में हमने वैल्यू दे दिया कितना, 10। सी डॉट ए में हमने वैल्यू दे दिया कितना, 10। फिर हमने सी डॉट बी में भी वैल्यू दे दिया कितना, सी डॉट बी में भी हमने वैल्यू दे दिया कितना, 30। और बताओ सी डॉट एस अगर हम प्रिंट कराएंगे कहीं तो क्या आंसर आएगा, सी डॉट एस अगर कहीं प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, क्या आंसर आएगा, फॉल्स। वेरी नाइस, सी डॉट एस अगर कहीं हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि अभी भी एस में क्या वैल्यू रखी हुई है, फॉल्स रखी हुई है। क्लियर है, प्रिंट करा के देख लो, ऐसे देखो। एक मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ लिख दिया आई एन डॉट बुलियन टाइप का वेरिएबल, कहाँ चला गया, ये तो प्रोग्राम ही नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी, वो दूसरा प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे ही लिखा था ना। तो हमने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो हमने लिख दिया ए कॉमा बी, और बुलियन टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख दिया एस, और हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ए प्लस आई एन डॉट बी। ये देखो आई एन डॉट बी, इसको इस फंक्शन की कॉलिंग को भी हटा देते हैं, बस सिंपल समझाते हैं आपको। बताइए आंसर क्या आएगा इस प्रोग्राम का, आंसर आएगा 0। 0 प्लस 0 इज 0। आप रन करा के चेक कर लो, वही आंसर आएगा। हमने रन कराया और ये रन हुआ, हमने फिर से इसको रन कराया, आंसर इज 0। 0 आंसर आया। मैंने इसको प्लस करने से पहले इसमें वैल्यू दे दिया, हमने लिख दिया आई एन डॉट ए इक्वल्स टू 50 सेमी कॉलन, आई एन डॉट बी इक्वल्स टू 60 सेमी कॉलन, और हमने फिर इसको कंपाइल कराया एक बार। आंसर क्या आएगा, 110 आंसर आएगा इसका। कंपाइल कराया, फिर हमने इसको कंपाइल हो गया, हमने इसको रन कराया, आंसर इज 110। आंसर इज 110, आंसर इज 110। वेरी नाइस।
अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूं, अगर मैं इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूं, जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं, अगर मैं इसी क्लास का दूसरा, सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूं, जैसे मैं इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूं और उस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रख दूं, जैसे ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट बना दूं मैं C2 नाम का, इसी क्लास का, तो C2 के अंदर भी वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक स्पेस आएगा B के लिए और एक स्पेस आएगा S के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वेरिएबल है A के लिए, ये स्पेस है B के लिए, ये स्पेस है S के लिए। इसका मतलब ये है जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई होगा। जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार क्लास के वेरिएबल्स के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई होगा, उतनी बार क्लास के मेंबर्स के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई होगा। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं बात करूं C2 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और C2 नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर C2.A, C2.B, C2.S, तो C2.A में क्या वैल्यू है? 10 है कि 0 है? C2.A में क्या वैल्यू है? 10 है कि 0 है? 10 है कि 0 है? तो सबने बताया 10, विशाखा 10 नहीं है, 0 है, 0 है, 0 है, बार बार रिपीट करूंगी, 0 है। जितनी बार क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई होगा। C2.A में अभी भी क्या है? 0 है। C2.B में अभी भी क्या है? 0 है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है, C2.B में अभी भी 0 है। C2.S में क्या है? फॉल्स है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितनी बार आप क्लास का वेरिएबल बनाओगे उतनी बार आपको अलग अलग क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी मिलेगा और एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट से किया गया चेंज किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दोबारा समझिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, इसी क्लास का, ये रही क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम देती हूँ in2 इक्वल्स टू न्यू और क्लास का नाम, ये मैंने क्लास का नाम बनाया और मैं यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ in2.a। रिप्लाई में क्या आएगा? एक बार तो 110 आएगा 100%, एक बार तो 110 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 50 आएगा कि 0 आएगा? 50 आएगा कि 0 आएगा? 50 आएगा कि 0 आएगा? सबने बोला 0 आएगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। हम इसको रन कराए, हमने रन कराया और फिर से एक बार हमने कंपाइल कराया, फिर रन कराया, द आंसर इज 110 एंड 0, 110 एंड 0 आएगा, 50 नहीं आएगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर मुझे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट में भी अगर वैल्यू हमें रखनी हो, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, in2.a इक्वल्स टू 50 और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं in2.a, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे 30, मैं लिख दूं 30, या मान लो फिर मैंने एक और वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करती हूँ, हमने लिख दिया in2.b इक्वल्स टू 60, तो फिर आंसर क्या आएगा? या 60 से इसको हटा के करती हूँ 20, तो आंसर क्या आएगा? मतलब कि सिंपल सी बात ये ना, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने जो भी वेरिएबल्स में चेंज किया वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स में चेंजेस किया वो इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी भी in के साथ जो a है उसमें 50 वैल्यू है, in के साथ जो b वेरिएबल है उसमें 60 वैल्यू है, in2 के साथ जो a वेरिएबल है उसमें 30 है, in2 के साथ जो b वेरिएबल है उसमें 20 है। तो इसका आंसर एक बार आपने यहाँ जो प्रिंट कराया है उसकी वजह से आएगा 110, यहाँ जो आपने प्रिंट कराया उसकी वजह से आएगा 50। क्या इतना सबको क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का, क्लास का, इंस्टेंस वेरिएबल्स का, सब कुछ का।
क्या इतना आपको क्लियर है सबको? 30 नहीं आएगा, 50, अच्छा 30 आएगा, सॉरी। in2 प्लस in, ये नहीं किया ना, 30 आएगा ये ऑफ कोर्स। in2 डॉट बी कर देंगे तब 50 आएगा ऑफ कोर्स। यस, क्लियर है ना इतना? अब देखो एक और टाइप का वेरिएबल आता है जिसे हम कहते हैं, अच्छा in, यहाँ पे मैं एक चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं एक चेंज कर दूं, in डॉट s इक्वल्स टू ट्रू, in डॉट s इक्वल्स टू ट्रू, in डॉट s इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट in2 डॉट s। बताओ इसकी वजह से क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? अब अगर कोई भी गलत रिप्लाई करेगा तो फिर जो है बताइए इसकी वजह से क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स? श्वेता तिवारी ने गलत आंसर कर दिया, ऐसे ही नितिन विश्वकर्मा ने गलत आंसर किया। आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। कैसे फॉल्स आएगा? आपने जो चेंज किया यहाँ पे देख सकते हो, आपने in डॉट एस मतलब कि यहाँ पे ये वाले में इस वाले को आपने फॉल्स से हटा के क्या कर दिया, फॉल्स से हटा के आपने इसकी वैल्यू ट्रू कर दिया। in आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया, मान लो इसका नाम सी नहीं in है, और यहाँ पे अभी भी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, फॉल्स ही रहेगी। एक ऑब्जेक्ट में किया गया चेंज दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके, दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ कि ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो सबको याद रखने चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं, प्रिंट देख लो। तो हमने रन कराया और ये हमने लिखा, ये रन कराया और यहाँ पे आ रहा है 50 और फॉल्स। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एक स्टैटिक वेरिएबल की, एक स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल, एक हमने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या किसी भी टाइप का है, चलो इंटीजर टाइप का हमने लिख दिया सी। एक हमने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है? स्टैटिक मैम जब s की वैल्यू ट्रू दी हुई है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्यों आ रही है? पॉइंट करो कि s की वैल्यू हमने ट्रू तो दी है, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के साथ वाले s वेरिएबल की वैल्यू हमने ट्रू दी है? in के साथ। in एक ऑब्जेक्ट है और in ऑब्जेक्ट के अंदर जो s वेरिएबल है उसकी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में वेरिएबल्स अलग अलग जो है अपना मेमोरी स्पेस रखेंगे, तो एक हर ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल्स अलग अलग हर बार डिफाइन किए जाएंगे, हर बार इनिशियलाइज किए जाएंगे। तो in के साथ आपको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे ही आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल मैं ये सब पूरा डिफिनीशन पहले लिखवा दूंगी। आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया in नाम का और आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, देखो यहाँ पे समझो, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया in नाम का और एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया in2 नाम का, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया in2 नाम का। ये यहाँ पे देख लो, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया in नाम का और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया in2 नाम का। देखो, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया in2 नाम का, तो जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स थे, पहले जो क्लास के अंदर वेरिएबल थे इंटीजर a, b और एक वेरिएबल था आपका बुलियन टाइप का, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल था मान लो s। तो क्या हुआ, पहले क्योंकि इनमें कोई वैल्यू तो थी नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यू थी, जैसा मैंने बताया इंस्टेंस वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, तो a की वैल्यू भी थी 0, थी नहीं, ऐसे हमने दिया नहीं है लेकिन थी बैकग्राउंड में, और b की वैल्यू 0 और s की डिफॉल्ट वैल्यू, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, तो फॉल्स। तो इन दोनों में
ए वेरिएबल, मान लो ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है, ये एस का कॉलम है, तो ए की वैल्यू 0, फिर बी की वैल्यू 0, फिर एस की वैल्यू फॉल्स। वैसे ही ठीक इसमें भी था, ठीक इसमें भी था, यहाँ पे भी था, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0 और एस की वैल्यू फॉल्स। मतलब पहले क्लास में यही सब था। अब क्या हुआ कि अगर आपने बीच में कहीं चेंज कर दिया, अब मान लो कि बीच में कहीं आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आपने लिख दिया in.a इक्वल्स टू 10, तो यहां वाला जो 0 था वो हट के 10 हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां वाला भी 0 हट के 10 हो गया, नहीं, अभी यहां पे 0 ही है। ठीक है, तो in.a कहीं पे भी लिखोगे तो उसका मतलब 10 आएगा, in2.a कहीं पे भी लिखोगे तो अभी भी 0 ही आएगा। ऐसे ही मैंने चेंज किया हुआ था, in.s इक्वल्स टू हमने कर दिया था ट्रू, तो यहाँ का जो in के साथ जो s वेरिएबल था उसकी वैल्यू ट्रू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि in2.s का मतलब भी ट्रू हो गया। मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ आपने जो वेरिएबल्स में चेंजेस किए वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हर ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल्स का मेमोरी स्पेस अलग अलग होता है। ओके, ठीक है, तो ये चीजें हैं। मैंने आप अगर इसी बात को अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैंने in के साथ s को ट्रू किया है, तो in2.s को तो अभी भी कहीं चेंज नहीं किया ना, तो जब in2.s को प्रिंट कराऊंगी तो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही मिलेगा। ओके, अभी क्लियर है परी? ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। तो स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंपल सी बात है, अगर यहीं पे मैं एक क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाऊं, स्टैटिक वेरिएबल, अब स्टैटिक टाइप का कोई वेरिएबल नहीं होता, स्टैटिक एक कीवर्ड है जो वेरिएबल में एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लिख दूंगी स्टैटिक एस या लिख दूंगी स्टैटिक टी, ये कोई वेरिएबल नहीं है। स्टैटिक टाइप का भी एक वेरिएबल होगा। तो हमने लिखा, मैम पूरा क्लीन कर दीजिए, अच्छा क्लीन कर दूंगी। तो किस चीज का चार्जर, एक मिनट। तो हमने लिखा स्टैटिक, इसको कल पढ़ाऊं क्या, इसको कल पढ़ाऊं क्या, क्यों कल पढ़ाएं स्टैटिक को, तो कल इसको लिखवा भी देंगे और पढ़ा भी देंगे, है ना। तो क्योंकि आई थिंक ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए तो उसकी वजह से कल पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, तो अभी के लिए आप तब तक ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो, और ये क्वेश्चन आपको आप सभी को कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपके पास टास्क है, टास्क वन, क्रिएट 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 टू create 4 instance variables, create 4 instance variables in a class named integer a comma b, float c comma d, ठीक है, float c comma d, and create two methods within the class, first is add number and second is subtract number. To add two integer values, to subtract two float values, ठीक है, values, and test the functions by calling in main function, ठीक है। ये पहला टास्क हो जाएगा सबसे, ठीक है। तो ये एक टास्क है आपका। इसी में दूसरा टास्क रहेगा, यहां तक सेम रहेगा कि ये सेम रहेगा, ये है टास्क 2 कि ये आपको 4 मेथड्स बनाने हैं, एंड ऐड थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, एंड क्रिएट टू ऑब्जेक्ट, क्रिएट 4 इंस्टेंस विद इन द क्लास नेम्ड, क्लास का नाम क्या रहेगा ये भी मैं दे देती हूँ, क्लास का नाम रहेगा वेरिएबल एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्लास का नाम है,
ये क्लास का नाम है, डबल इन्वर्टेड में लिख देती हूँ, ध्यान देना। अब क्रिएट टू ऑब्जेक्ट ऑफ var exe नेम्ड, पहले ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा v1 कॉमा v2, v1 कॉमा v2। एड टू इंटीजर वैल्यूज by v1 object and subtract two float values by v1 object। ठीक है, सेम यही काम आपको दोबारा रिपीट करना है, कि ऐड करना है, यही सेम इसी तरीके से आपको टास्क करना है। ऐड टू इंटीजर वैल्यूज बाय v2 ऑब्जेक्ट, ऐड टू फ्लोट वैल्यूज बाय v2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 4 चीजें करनी है, और ये सारा काम, ये पूरा जो टास्क होगा, ये आपको सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर बनाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर बनाना है। और इसमें आपको ये करना है कि, समझा देती हूँ एक बार, पहले इस वाले में 4 वेरिएबल्स होंगे और 2 मेथड्स होंगे। एक ये मेथड होगा जिसमें 2 वेरिएबल को जोड़ा जाएगा, एक ये होगा जिसमें 2 फ्लोट वाले वेरिएबल्स को घटाया जाएगा, मतलब c-d, और फिर दोनों को आप कॉल करोगे मेन में और चेक करोगे कि सही काम कर रहा है कि नहीं। ये 2 वेरिएबल्स, फिर से आप वही 4 वेरिएबल बनाओगे, लेकिन इस बार कोई दूसरा मेथड नहीं बनाना है, बस एक मेन मेथड बनाना है, और मेन मेथड में ही पहले v1 ऑब्जेक्ट का यूज करके दोनों को ऐड करना है, और फिर v1 का ही यूज करके दोनों फ्लोट वैल्यूज को माइनस करना है। फिर सेम काम v2 के लिए करना है, v2 का यूज करके दोनों को प्लस करना है, फिर v2 का यूज करके दोनों को माइनस करना है। और ये टास्क करने के बाद, और आपको क्या करना है, असाइन एनी वैल्यू in v1 and v2 ऑब्जेक्ट इन मेन फंक्शन। आप कोई भी वैल्यू v1 और v2 में असाइन कर लीजिएगा अपने हिसाब से, फिर चेक करके देखिएगा सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। ओके ना, सबको समझ आया? इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट एक बार में ले पाए तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सभी को करना है, सभी को। मैं कल टास्क चेक करूंगी और फिर आप इसको दिखाइएगा कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, कल के टास्क के मैं ये पता कर पाऊंगी कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे, और इस प्रोग्राम का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसका स्क्रीनशॉट फर्स्ट, स्क्रीनशॉट सेकेंड, स्क्रीनशॉट सेकेंड। ओके, कल फिर से क्लास ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और टास्क सभी लोग को करना बिल्कुल जरूरी है। कल आज वाला टास्क सभी स्टूडेंट्स जरूर करेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्ट, जो है वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो सभी को ये बनाना जरूरी है। ओके, थैंक